नमस्कार, छोटी आवाज के बड़े मंच पर आप सबका स्वागत है। नाम है पब्लिक इंटरेस्ट और मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में पटियाल अकेला ऐसा बंदा है जो जनहित में खबरों का परीक्षण करता है। जो खबरें छोटी समझकर छोड़ दी जाती हैं, जो खबरें लोग भूल जाते हैं, पटियाल के परीक्षण हमेशा उनका पीछा करते हैं। आज का पहला परीक्षण है राहुल गांधी के सैम अंकल की नस्लवादी सोच का। वो भारतीयों को चीनी और अफ्रीकी चश्मे से पहचानते हैं। सैम पित्रोदा ने भारत की अनेकता में एकता को समझाने के लिए उदाहरण दिया। वो कहना चाहते थे कि भारत में एक नहीं कई देश बसते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने गलत शब्द और सोच का चुनाव किया। बीजेपी ने नस्लवादी सोच को पहचान लिया और मुद्दा बना दिया। आज कांग्रेस ने डबल इल्जाम का दिन रहा और कांग्रेस ने इससे बचने के पूरे प्रयास भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस के शहजादे अदानी अंबानी को भूल गए हैं, क्या टेम्पो में भरकर माल पहुंचा दिया गया है। यह वाला हमला बहुत चौंकाने वाला है। राहुल जिस हथियार को मोदी के खिलाफ चलाते थे, उसी से आज मोदी ने राहुल पर वार कर दिया। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। दूसरा परीक्षण कर्नाटक टेप स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के गॉडफादर का करूंगा। प्रज्वल रेवन्ना को कल एसआईटी के सामने हाजिर होना था, लेकिन वो नहीं आए। इस पर एसआईटी ने क्या किया? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पीड़ित महिलाओं के घर से भाग जाने की शिकायतें आ रही हैं, यानी घर छोड़ रही हैं। वो सामाजिक शर्म से भाग रही हैं या उन्हें भगाया जा रहा है। 2976 टेप के स्कैंडल के जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटियाल की टीम हासन पहुंच गई है। बड़े खुलासे होंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। तीसरा परीक्षण क्लासरूम में टीचर के मोबाइल फोन का होगा। क्या पूरे देश में क्लासरूम के भीतर टीचर के मोबाइल ले जाने पर बैन लगा देना चाहिए? क्या क्लासरूम में टीचर का मोबाइल फोन समाधान कम और समस्या ज्यादा है? राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने क्लासरूम में टीचर के फोन पर बैन लगा दिया है। दिलचस्प कहानी है, मेरे साथ जरूर देखिएगा। चौथा परीक्षण हवाई यात्रियों की समस्या का होगा। टाटा सुमो अपने पायलट की छुट्टी से परेशान है और हवाई यात्रा छुट्टी की वजह से रद्द होने वाली फ्लाइट्स के कारण यात्री बेहद परेशान है। कल देश में एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 फ्लाइट रद्द हो गई। कारण था प्लेन चलाने वाले पायलट की मास सिक लीव। यात्री पायलट की ब्लैकमेलिंग से परेशान है, लेकिन उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। मंत्री जी एयर इंडिया को टाटा के हवाले कर चुनाव लड़ने चले गए हैं। हवाई यात्रियों के दर्द से परीक्षण को पटियाल के साथ जरूर देखिएगा। इसमें आपका शामिल होना बहुत जरूरी है। पहले परीक्षण से मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में आज क्या हुआ। दिल्ली में डेनमार्क के राजदूत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। दिल्ली की साफ सफाई पर सवाल उठाए, सबूत के लिए अपनी एम्बेसी के पीछे पड़े कूड़े को दिखाया। इस वीडियो के जरिए डेनमार्क के राजदूत ने दिल्ली पर तंज कसते हुए हाथ जोड़कर उसे साफ करने का आग्रह किया। Welcome to great green and trashy New Delhi. Here we have the Danish embassy and we have the Greek embassy over there. This should be a service lane, but you see it's full of trash and people are just dumping whatever they like to do here. So I hope somebody will listen to this and take action. No more nice words, just action, my friends. Dhanyavad. एम्बेसडर की बात पर फौरन कार्रवाई हुई और कूड़ा साफ कर दिया गया। इसकी तस्वीरें भी पटियाल के पास है, वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये जो एम्बेसी के बगल में कूड़ा पड़ा हुआ था, उसे हटाने के लिए जैसे ही एम्बेसडर का ये वॉक थ्रू शेप में गंदगी दिखाते हुए वीडियो वायरल होने लगा या उसे सोशल मीडिया पर दिखाया गया, उसके तुरंत बाद ये ट्रैक्टर जो देख रहे हैं आप, ये मौके पर पहुंच गया और एम्बेसडर ने और बाकी डेनमार्क एम्बेसी के कर्मचारियों ने शुक्रिया भी किया। और देखिए किस तरह से सफाई कर्मचारियों के गले मिलकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरह से गंदगी की तरफ ध्यान देने के लिए कैसे डेनमार्क की एम्बेसी को सामने आकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालना पड़ा और फिर तुरंत सफाई हो गई। हमेशा
इसी तरह से होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या आगे से कोई दिल्ली का वासी इस तरह की गंदगी को दिखाता है तो क्या वहां भी इतनी जल्दी सफाई होती है या नहीं। अब पटियाला चुनाव में राहुल के अंकल सैम की विदाई का परीक्षण करेगा, जिनके इस्तीफे को स्वीकार करने में कांग्रेस ने रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा पटियाला इस बात का भी परीक्षण करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव में अदानी और अंबानी का टेम्पो लेकर क्यों आए वो, जबकि राहुल गांधी उन्हें इन्हीं नामों से कभी घेरते थे। सबसे पहले राहुल के अंकल सैम का परीक्षण इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो, उनका करेंगे हम। सैम पित्रोदा शब्द पर गौर कीजिए, वो अध्यक्ष थे पद पर रहते हुए। सुबह सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू दिया, वो भारत की अनेकता में एकता को समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने तुलना के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे बखेड़ा खड़ा हो गया। मुद्दा इतना गर्माया कि शाम होते होते सैम पित्रोदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसे कांग्रेस ने रिकॉर्ड समय में मंजूर भी कर लिया। मानो पार्टी इंतजार में बैठी थी, इस्तीफा आया और लपक लिया। अंकल सैम विवाद का पूरा फैक्ट चेक थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की दूसरी मुसीबत के बारे में आपको बता देता हूं। आज पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में अचानक एक आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के शहजादे अदानी और अंबानी पर कुछ नहीं बोलते। क्या टेम्पो में भरकर माल पहुंच गया है? मुद्दे दो और मकसद एक। बीजेपी हर कीमत पर कांग्रेस को पछाड़ना चाहती है। इन दोनों दावों की सच्चाई पटियाला आपको बताएगा। सत्य का सीधा प्रसारण होगा, बने रहिए मेरे साथ। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के 2 बयानों से करते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा। उन्होंने सैम पित्रोदा को राहुल का अंकल कहा, फिलोसोफर कहा, कांग्रेस का थर्ड एम्पायर भी बताया। इस दावे पर अब सत्य का सीधा प्रसारण शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनिए कि सैम पित्रोदा से पूछा क्या गया था और उन्होंने उसका जवाब क्या दिया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. पटियाला का मानना है कि सैम पित्रोदा के शब्द गलत हैं। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेश में रहते हैं,
उनमें इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए कि वो रंग और नस्ल के चश्मे से लोगों को ना देखें। भारत के दक्षिण में रहने वाले लोगों की तुलना अफ्रीका से करना और ईस्ट में रहने वाले भारतीयों की तुलना चीन से करना बहुत गलत है। यह दर्शाता है कि जो इंसान को फीचर्स और कलर्स के सांचे में भरते हैं वो गलत करते हैं। इस मुद्दे की जमकर पॉलिटिकल लिंचिंग हुई है। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिनी तरफ में यही होता है, सिपा सलाहकार। ये विशेष लोग हैं इनके। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। राहुल गांधी इटालियन है तो इसलिए हम सब पे थोप दिया गया है। कोई जो साउथ इंडियन से है वो अफ्रीकन है, कोई अरब है। किस लिए? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इटालियन, उनकी जो बेसिक डीएनए है वो इटालियन है, इसीलिए वो सारे भारतवर्ष पे किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं। आई थिंक ही शुड चिल, क्योंकि सैम अंकल जो हैं वो जिस तरह से सारे समस्त भारतवासियों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, हम उसकी निंदा करते हैं। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है, हर तरफ से महिला प्रताड़ित है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैम की भावना सही थी। उन लोगों से पटियाल पूछना चाहता है कि ऐसा कौन सा आला है जो भावना की पहचान करता है, जो शब्दों में सुनाई दे रहा है। सच वही है। बयान से आहत भारतीयों के रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक और कुछ गैर राजनीतिक। पहला रिएक्शन नागालैंड के राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक का आया है। उन्होंने सैम पित्रोदा पर कमेंट किया, कहा, श्रीमान सैम पित्रोदा, आपके चीनी, अफ्रीकी, अरब और श्वेत वर्गीकरण से दूर हम सभी भारतीय हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, लेकिन हम सभी हिंदुस्तानी हैं। वैसे सैम पित्रोदा की सोच पर कांग्रेस को भी अफसोस है और होना भी चाहिए, क्योंकि विविधता में भारत की एकता के दर्शन जरूर होते हैं, लेकिन अंकल सैम को विविधता में रंग भेद दिखता है। अब पटियाल भारतीय चुनाव में अदानी और अंबानी की बीजेपी वाली एंट्री का परीक्षण करेगा। आज पीएम मोदी ने अपने हर चुनावी मंच पर एक बयान बार बार दोहराया। बोले, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, राहुल गांधी ने अदानी अंबानी के नाम से तौबा कर ली है। अब पटियाल प्रधानमंत्री मोदी के बयान का फैक्ट चेक करेगा, देश के सामने सत्य का सीधा प्रसारण करेगा कि वाकई राहुल गांधी अदानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं, सच में या भूल गए। याद रखिएगा, भारत में चुनाव की तारीखों का ऐलान 14 मार्च को हुआ था। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। ये लोग जंगल खत्म कर लेंगे, सारा का सारा जंगल अदानी को दे देंगे। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। अदानी जी का 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। आप ज्यादा जीएसटी देते हो, अदानी ज्यादा देता है। क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। अदानी वही शर्ट खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने अपने जेब से दी,
उतनी ही जीएसटी वो देता। जरूर साल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। अगर आपने 10 साल अदानी को करोड़ों रुपए दिए तो हम अगले 10 साल करोड़ों लोगों को लाखों रुपए दे सकते हैं। कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। आप जानते हो अदानी जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने देश की पूंजी पकड़ा दी है। प्रधानमंत्री के टेम्पो वाले बयान पर शाम होते होते राहुल का जवाब भी सामने आया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने अदानी और अंबानी के टेम्पो वाले बयान पर राहुल को क्या चैलेंज दिया था और राहुल ने उन्हें क्या जवाब दिया, इसको सुनिए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। पटियाला के परीक्षण में यह बात सामने आई कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में अदानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं। यहां तक कि 7 तारीख को भी राहुल गांधी ने झारखंड की जनसभा में अदानी का नाम लिया था। इसलिए पटियाला के परीक्षण में राहुल पर लगे आरोप सही साबित नहीं होते। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाला कर्नाटक के डर्टी पिक्चर का परीक्षण करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि टेप स्कैंडल के खलनायक को कौन बचा रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि पटियाला केस की जांच से संतुष्ट नहीं है। पटियाला आज आपको कर्नाटक के हासन जिले में प्रज्वल रेवन्ना के उस बंगले पर भी लेकर चलेगा, जहां पर कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का दावा किया गया है। पटियाला एसआईटी जांच की गति से भी हैरान है। सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर है, आजाद है। कर्नाटक सरकार की एसआईटी ना जाने कैसे टेप स्कैंडल की जांच कर रही है कि अब तक मुख्य आरोपी जांच से दूर है। एसआईटी ने आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पूछताछ के लिए तलब किया था। कल पेशी की डेडलाइन भी खत्म हो गई, लेकिन प्रज्वल एसआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। ताकतवर आरोपी आजाद घूम रहा है और उत्पीड़न की शिकार महिलाएं अपना घर छोड़कर जा रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मुख्य आरोपी प्रज्वल छुट्टा घूम रहा है और उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है? वो भारत लौटकर क्यों नहीं आ रहा, या फिर उसे लौटने नहीं दिया जा रहा? टेप स्कैंडल की पीड़ित शर्म की वजह से पलायन कर रही हैं, या फिर उन्हें भी चुपचाप भगाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह कि प्रज्वल रेवन्ना का गॉडफादर आखिर है कौन? SIT on a day-to-day, minute-to-minute, they are following everything. You know, we are well aware of what is going on, but shouldn't become political. It shouldn't become political. आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पेन ड्राइव और इन सब चीज़ों के बारे में एसडी कुमार स्वामी जानते हैं, उनको सब पता है। अनगिनत महिलाओं का यौन शोषण, उनके 2976 डर्टी टेप्स। ये टेप्स जिन ठिकानों पर बने उनमें से कुछ तक पटियाला की टीम पहुंच गई है। अब पटियाला आपको कर्नाटक के हासन ले चलेगा,
पहली बार आपको प्रज्वल रेवन्ना का वो घर दिखाएगा जहां पर कई महिलाओं के वीडियो बनाने का दावा किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्रा हासन जिले के होले नरसीपुर गांव में पहुंच चुके हैं, जहां रेवन्ना परिवार का घर है। एचडी रेवन्ना का ये आवास है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया 2976 वीडियो क्लिप्स का, उसके बाद जिस तरीके से एसआईटी की जांच शुरू हुई तो यहाँ पर भी एसआईटी की टीम आई थी। देखिए एचडीआर यहाँ पर लिखा है। एचडी रेवन्ना जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, उन्हें भी जो प्रज्वल रेवन्ना के वो पिता हैं, तो उन्हें भी अपहरण के मामले में एसआईटी ने उनको गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से एक युवक ने ये आरोप लगाया था कि उनकी माँ जो यहाँ पर काम करती थी 3 साल पहले, उन्होंने काम छोड़ दिया था, वो नहीं मिल रही हैं। और ये पूरा वीडियो लीक के बाद ये मामला सामने आया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पूरा मसला हुआ। तो यहाँ पर वो जो महिला है, जो कहा जा रहा है कथित तौर पर भी उस वीडियो जो आए हैं उसमें उसकी पीड़िता वो भी है। तो एसआईटी इसी घर में उसे लेकर आई थी और यहाँ पर पूछताछ हुई थी। पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर एसआईटी ने उस महिला के जरिए समझने की कोशिश की थी। तो फिलहाल हम उस घर में मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस का पहरा है और जिस तरीके से बेंगलुरु में एसआईटी ने छापे मारे, जिस तरीके से हासन जिले में जो एमपी आवास है प्रज्वल रेवन्ना का जो आवास है, वहाँ पर उस आवास को सील किया गया है। तो एक आवास ये भी है और कहा जा रहा है कि कई वीडियोस जो हैं यहाँ भी बने, उन घटनाओं को यहाँ भी अंजाम दिया गया। तो ये हासन में जहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ पर ये आवास है और यहाँ पर भी एसआईटी की टीम पहुँची थी। हासन में प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता की छवि बाहुबली वाली है और उनके खिलाफ कोई बुरा सोचता भी नहीं है। अगर खबर उन तक पहुंच जाती है, इतना भी अगर कोई करे, ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। हासन में हमारे संवाददाता को ऐसी बातें लोगों ने बताई हैं, लेकिन पहचान छिपाने की शर्त पर। ऐसे में यह सवाल लाजमी हो जाता है कि हासन में रहने वाली पीड़ित की रक्षा आखिर कौन करेगा। एसआईटी ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस पर फोन करने के लिए पीड़ित को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, जो कि अब तक ऐसा लग नहीं रहा। जिन पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, वो आपसी राजनीति में ही फंसे हुए हैं। हम कैसे कर सकते हैं अनलेस एक एफआईआर भी नहीं है। इतना सीरियस ऑफेंस में डिटेन क्यों नहीं किया उनको? 21 को आया है, 24 को पूरा पर्दा पार हुआ था। व्हाई डिड यू नॉट फाइल द एफआईआर? मिस्टर सिद्धामैया हैज अलाउड हिम टू गो आउटसाइड। सो मॉरलिटी स्टैंड बीजेपी की उसके अगेंस्ट नहीं थी। चाहे तो आप किसी का बयान देख लीजिए। आप तो बाहुबली हो, आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो इन द वर्ल्ड, आप कुछ भी कर सकते हो। आप क्यों नहीं पकड़े उसको? हमने छोड़ दिया, जानबूझ के जो जाने छोड़ दिया, आप क्यों नहीं पकड़े? करीब 2 हफ्ते पहले कर्नाटक टेप स्कैंडल सामने आया। जांच के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में एसआईटी बना दी, तो शिकायत के लिए कुछ पीड़ित महिलाएं भी सामने आई। प्रज्वल और उनके विधायक पिता रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। एक आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इतने जघन्य मामले की जांच सही दिशा में जा रही है? यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एसआईटी की पूछताछ के बाद एक पीड़ित लापता हो चुकी है और कई पीड़ित महिलाओं के हासन छोड़ने की खबरें आई हैं। महिलाओं के टेप किसने सर्कुलेट किए, वो व्यक्ति सामने नहीं आया। टेप लीक करने का आरोपी ड्राइवर कहां छिपा है और उसे किसने छिपाया है, यह भी पता नहीं है। एसआईटी का मुख्यालय हासन से 180 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में है। ऐसे में जांच की गंभीरता पर लोगों को शक है। पटियाल का सवाल है कि एसआईटी को हासन में कोई ऑफिस नहीं मिल पाया क्या? यह मामला गंभीर होने के साथ साथ बेहद संवेदनशील है। ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होनी चाहिए, इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से सुनिए। गहराई से, सूझबूझ से, परिपक्वता से और व्यावसायिक दक्षता से यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ समस्त साक्ष्यों बिंदुओं का समावेश करते हुए एक एक साक्ष्य को जोड़ करके, जिसे कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, लोगों के बयान, शपथ पत्र और वो तमाम बिंदुओं का समावेश इस महत्वपूर्ण विवेचना में होना चाहिए, जिससे कि जो आरोपी हैं
जो रसूखदार हैं उनको किसी प्रकार का कोई कानूनी लाभ न्यायालय में न मिलने पाए। SIT का मतलब ही होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सामान्यतः अगर कोई सामान्य विवेचना हो तो एक विवेचक पर्याप्त होता है, परंतु प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसमें SIT का गठन किया हुआ, यानी एक विवेचकों का समूह जिसमें वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्री सिंह साहब जो कि अपर पुलिस महानिदेशक ADGP रैंक के अधिकारी हैं, जिससे कि उनके अनुभव का लाभ विवेचना को मिल सके। महिला अधिकारी हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसी गोपनीय या संवेदनशील प्रकरण आए तो महिलाओं के द्वारा पूछताछ और अन्य कार्रवाई जो कि निर्भया गाइडलाइंस में है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गाइडलाइंस दी है, जिसमें कि ऐसे प्रकरणों में निर्भया गाइडलाइंस भली भांति उसका अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था, द विक्टिम शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड, उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगना चाहिए। पटियाल को लगता है कि इस केस को और गंभीरता से हैंडल करना चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लेना चाहिए, क्योंकि ताकतवर आरोपी केस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। अब पटियाल भारत के हवाई यात्रियों की समस्या का परीक्षण करेगा। आप समझ ही गए होंगे कि पटियाल टाटा स्मू की हवाई कंपनी में चल रही गड़बड़ियों की बात कर रहा है। आप हवाई यात्रा के लिए मोटी रकम चुकाते हैं, एडवांस में टिकट बुक कर हवाई अड्डे की तरफ दौड़ते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी फ्लाइट तो कैंसिल हो गई। ऐसा लगता है जैसे आपकी अर्जेंसी से एयरलाइंस को कोई मतलब ही नहीं है। हवाई यात्रियों की समस्या के परीक्षण की शुरुआत पटियाल 2 तस्वीरों से करना चाहता है। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट पर कल मतदान हुआ था। यहां से देश के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में मंत्री जी का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो एक लोक गायिका को गाते हुए अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य काफी खुश नजर आए। दूसरी तरफ एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन के यात्री हैं जो अचानक फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशान हैं, लेकिन ना तो कोई उनकी सुनने वाला है और ना ही उनकी समस्या पर कोई वीडियो बनाने वाला है। अब पटियाल आपको असली समस्या बताएगा। दरअसल टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 200 सीनियर क्रू मेंबर एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। छुट्टी की वजह बीमारी बताया गया है, जो सोशल मीडिया पर मास सिक लीव के नाम से वायरल है। इसके चलते एयरलाइंस को 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इनमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स हैं। ज्यादातर उड़ान कोची, कालीकट और बेंगलुरु की है। सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के सैकड़ों कर्मचारियों ने एक ही साथ छुट्टी क्यों ली और ये छुट्टी उन्हें मिल कैसे गई। ये आपको आगे मैं समझा दूंगा सारी बात। पहले आप उन पैसेंजर्स की बात सुन लीजिए जिनकी परेशानी एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों की वजह से बड़ी है, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाले मंत्री जी चुनाव में व्यस्त हैं। मुझे आज 8:30 बजे की फ्लाइट से मस्कट जाना था। मैं यहाँ सुबह के 5 बजे ही आ गई थी और फिर मुझे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मेरे पति बीमारी के चलते मस्कट के अस्पताल में भर्ती हैं, इसीलिए मैं मस्कट जा रही हूँ। हमारी फ्लाइट कल 10:30 बजे की थी। हम 7:30 बजे तक यहाँ आ गए। 6 घंटे तक इंतजार किया। हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। 2 छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं और रिफंड के लिए 14 दिन का समय मांग रहे हैं। ऐसा हो सकता है एयरलाइंस के कर्मचारी बीमार हो, लेकिन एक साथ करीब 200 कर्मचारियों का अचानक बीमार हो जाना सवाल तो खड़े करता है ना। बीमार कर्मचारी हैं या सिस्टम, ये आपको आगे बताऊंगा। पहले आप एयरलाइन कर्मचारियों की मास सिक लीव का सबसे बड़ा कारण समझ लीजिए। टाटा ग्रुप के पास 4 एयरलाइंस हैं। इनमें से विस्तारा, एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये चारों शामिल हैं। टाटा इन एयरलाइंस को मर्जर करने पर काम कर रहा है। प्लान के मुताबिक विस्तारा और एयर इंडिया इंटरनेशनल उड़ानें भरेंगी। डोमेस्टिक के ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का इस्तेमाल होगा। टाटा के इस मेगा मर्जर प्लान की भनक जैसे ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों को लगी, उनकी टेंशन बढ़ गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों को अब पद और सैलरी में कटौती का डर सता रहा है। जॉब जाने की भी चिंता है। बताया जा रहा है कि इसीलिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 200 कर्मचारी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए।
असली मकसद मैनेजमेंट पर दबाव बनाना है ताकि अपनी शर्तों के लिए उसको मजबूर किया जा सके। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 70 से ज्यादा विमान हैं। इनका किराया भी बाकियों की तुलना में कम है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले महीने भी विस्तारा एयरलाइंस के टेक्नीशियन और बाकी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मास लीव पर चले गए थे। इस दौरान विस्तारा को अपनी 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी। इससे एयरलाइंस और यात्री दोनों को ही नुकसान हुआ था। अब इन एयरलाइंस कंपनियों की जो परेशानी है उसका पटियाल ने एक और परीक्षण किया। पटियाल को पायलट की परेशानी से भी इनकार नहीं है। वो उनकी इनसिक्योरिटी को भी समझ सकता है। लेकिन भैया, एयरलाइन पब्लिक सेक्टर के लिए यूटिलिटी सर्विसेज देता है। हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते हैं। कोई पढ़ाई के लिए जाता है तो कोई इलाज के लिए, किसी को किसी दूसरे काम से जाना होता है जो बहुत जरूरी होता है। ऐसे में क्यों ना माना जाए कि एक साथ छुट्टी हवाई कर्मचारियों के ब्लैकमेलिंग का औजार है। आप अपने हक के लिए लड़ें, लेकिन आपके हक की लड़ाई में पब्लिक को परेशानी क्यों हो, उसका ध्यान कौन रखेगा? चलिए आपको कर्मचारियों की मनमानी का एक और पॉइंट समझाता हूं। एयर इंडिया को पहले सरकार रन करती थी, तब क्रू मेंबर्स और पायलट यूनियन के साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन जब से टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है, तब से यूनियन का महत्व लगभग खत्म हो गया। शायद यही कारण है कि आज एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। यह मनमानी कितनी जायज है, इसका जवाब जानने के लिए पटियाल ने एविएशन गवर्नेंस एक्सपर्ट से बात की है। एक एम्प्लॉय सेंट्रिक ये ऑर्गेनाइजेशन बननी थी, जो कि इनको पता होना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इनकी टॉप मैनेजमेंट टीम है उसने ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़ के ऊपर कुछ भी स्टडी नहीं किया कि जब इस तरह की मैन पावर डिफरेंट कल्चर की साथ में आएगी, लाइक विस्तारा प्राइवेट एयरलाइन से, एयर एशिया प्राइवेट एयरलाइन से, पीएस एयर इंडिया सबसे बड़ा, जिनमें सबसे बड़ा होगा वो पीएसयू है। पीएसयू कल्चर टोटल अलग है। पीएसयू की जो एचआर पॉलिसी बिल्कुल अलग है, विस्तारा की अलग है, एयर एशिया से अलग है। एक्सपेक्टेड था कि जब 3 डिफरेंट एयरलाइंस आ रही हैं साथ में तो डिफरेंस तो आने वाला है, पर वो डिफरेंस नहीं आया। उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला था मैनेजमेंट ने, वो आज तक कहीं लगा नहीं है। और इसीलिए जो है कभी विस्तारा वाले जाते हैं, कभी एयर इंडिया जाते हैं, और सब कहानी यही है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। हमारी कंडीशंस अलग है, उनके कंडीशंस अलग है, सैलरीज अलग है। देश में एक कानून है जिसका नाम है एस्मा, यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। यह कानून देश में बिजली सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सर्विसेज समेत जरूरी सेवाओं के मेंटेनेंस को सुनिश्चित करता है। एस्मा के तहत उन लोगों की गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है जो लोग जरूरी सेवाओं को बाधित करते हैं। एस्मा निजी क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं पर भी लागू किया जा सकता है। फिलहाल यह कानून आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना में लागू है। सवाल अभी भी जस का तस है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों का एक साथ छुट्टी पर जाना क्या सही है या गलत? कर्मचारियों की मास सिक लीव से परेशान एयर इंडिया एक्सप्रेस के एमडी ने भी सभी कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी है। एमडी आलोक ने कहा है, कर्मचारियों के बीमार होने की सूचना के बाद हमारे ऑपरेशन गंभीर रूप से बाधित हो गए हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की चिंता है तो कंपनी बात करने के लिए तैयार है। एमडी ने कहा है, मैं उन सभी का आभारी हूं जो संकट की इस घड़ी में एयरलाइंस के साथ खड़े हैं। हमारे देश का एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा 60.2% हिस्सेदारी इंडिगो की है, वहीं एयर इंडिया की 12.2% हिस्सेदारी है, विस्तारा की 9.9% और एयर एशिया की 6.1% हिस्सेदारी है। स्पाइसजेट और अकासा एयर की यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कर्मचारी ही साथ नहीं देंगे तो यात्रियों का होगा क्या? यहां पटियाल एक बार फिर दोहराना चाहता है, छुट्टी मजदूर का हक है, किसी भी कर्मचारी का हक है। इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि हवाई यात्रियों को सुविधा ना हो और उनको किसी भी तरह का कष्ट ना हो। इस असुविधा के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पटियाल अपने दर्शकों को एक और रोचक जानकारी देना चाहता है। 1890 में कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी और लंच ब्रेक का अधिकार मिला था। इसके लिए नारायण मेघाजी लोखंडे ने आंदोलन चलाया था। अफसोस, इसी हक को ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाकर एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी पब्लिक को परेशान कर रहे हैं।
पटियाल जब पकड़ता है तो अंजाम पर ही जाकर छोड़ता है। कल केजरीवाल की जमानत पर खबर दिखाई थी मैंने आपको कि कोर्ट में अचानक कार्रवाई रुक गई थी। आज पता यह चला है कि केजरीवाल की अंतरिम बेल पर फैसला शुक्रवार को आ सकता है। कोर्ट में जज ने ईडी के वकील से यह बात कही है। सोमवार को पटियाल ने अपने दर्शकों को यह भी बताया था कि उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं। प्रदेश के सीएम तेलंगाना में राष्ट्रवाद की ट्यूशन दे रहे हैं। अगले दिन सीएम देहरादून पहुंच गए, अधिकारियों की बैठक भी ली। आज के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, वहां भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार से वही सवाल पूछा गया जो पटियाल ने पूछा था कि हर साल आग लगती है तो सरकार गंभीर और स्थायी समाधान क्यों नहीं खोजती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आग रोकने के लिए जो किया है वो केंद्र की कमेटी को आप बताएं। अब केस की सुनवाई 15 मई को दोबारा से होगी। सरकार ने जंगल की आग के केस में 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। आग रोकने की जिम्मेदारी सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। यह हमारी खबर के बाद एक बड़ा एक्शन हुआ है। पटियाल का अगला परीक्षण यूपीआई के बारे में है, जिसमें फोन को आपका बैंक और बटुआ बना दिया है, लेकिन बिना कैश की दुनिया के सुविधा के साथ कष्ट भी ये लेकर आई है। यूपीआई की वजह से खरीदारों का खर्च बढ़ गया है और बेचने वालों की बचत भी। दिल्ली के एक संस्थान ने लोगों के बीच सर्वे करके यही दावा किया है। सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। कैरिंग कैश बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसको चोरी होने का ज्यादा डर रहता है। ऑनलाइन होता तो हमें पता है हम डायरेक्ट जितना पे करेंगे उतना हो जाएगा और रिटर्न का कोई सीधा, तो इसलिए यूपीआई में ज्यादा खर्च हो जाता है। कैश जो हमारे हाथ में होता है हम फील करते हैं कि कितना हमारा खर्चा हो रहा है। यूपीआई में यूजुअली हम इतना नहीं कर पाते हैं। और नंबर्स में यूपीआई में पे करते हैं, हमें छुट्टों का उतना झंझट होता नहीं है। हाँ, यूपीआई में ज्यादा खर्चा होता है। छोटी छोटी पेमेंट्स करते रहते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता कि अंत में आके 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। जब आपके हाथ में वो नोट रहता है ना, तो आपको पता रहता है कि ये ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन वो नंबर दिखता है तो लगता है हाँ ठीक है थोड़ा कम हो गया, क्या हो जाएगा। यूपीआई पेमेंट्स की वजह से 74.2% भारतीय ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो 4 में से 3 भारतीय ऐसे हैं जिनके खर्च करने के तरीके में बदलाव आया है। जेब से नोट निकलते नहीं तो खर्च का एहसास हल्का रहता है। यूपीआई पेमेंट ने कागज के नोट को महज एक नंबर में बदल दिया है। जेब में करेंसी की कभी कमी नहीं खलती, पैसे घटने का कोई अनुभव नहीं होता। वहीं छोटी दुकान लगाने वालों को यूपीआई का फायदा मिला है। 25% व्यापारियों ने माना है कि यूपीआई पेमेंट से उनकी बचत में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यूपीआई से सीधे पैसे उनके खाते में पहुंच जाते हैं। 2016 में शुरू हुई यूपीआई पेमेंट की सुविधा से 91.5% लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वहीं 95.2% लोगों ने यूपीआई पेमेंट को सबसे आसान और विश्वसनीय तरीका माना है पेमेंट का। 2017 में 63 लाख लोगों ने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया और 2,425 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वहीं साल 2024 में 1,344 करोड़ लोगों ने यूपीआई के जरिए भुगतान किया। 19,78,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ इस साल में। अब देश में एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो गुजरात के दाहोद का बताया जा रहा है। वीडियो के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र का है ये। इसमें बूथ कैप्चरिंग का दावा किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि वीडियो एक स्थानीय नेता के बेटे ने तैयार किया है। गुजरात में कल लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग थी। यूपी के एटा में बुलडोजर से खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो वहां बनाने का दावा किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर दर्शन किए, मूर्ति के सामने माथा टेका। आरिफ मोहम्मद खान ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी।
विज्ञापन में दिखने वाले सेलिब्रिटीज अब प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए भी जिम्मेदार होंगे। वो जो दावा करेंगे उसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक केस की सुनवाई के दौरान कही है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज रात बस इतना ही। अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ और आपकी खबरें लेकर फिर मैं हाजिर होऊंगा। शुभ रात्रि।